बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। इमरान खान साहब की 7 दरख्वास्तें जो थीं वो अबूरी ज़मानत की वो ख़ारिज हो गई हैं और इमरान खान साहब को जो है वो गिरफ़्तार करने का हुक्म जो है वो दिया गया है, क्योंकि इमरान खान पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने हाज़री माफ़ी की दरख्वास्त भी जो है वो ख़ारिज कर दी है। जबकि अदालत ये जानती है कि इमरान खान साहब पहले से ही गिरफ़्तार हैं और इमरान खान साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स भी अदालत ने जारी नहीं किए हैं। ये इस हवाले से इमरान खान की एक छोटी सी नाकामी या उनके वकला की तरफ से या अदलिया की तरफ से एक प्रेशर है जो इमरान खान की तरफ बढ़ाया जा रहा है। लेकिन आज की ब्रेकिंग न्यूज़ ये नहीं है। 2 ब्रेकिंग न्यूज़ हैं, एक बहुत अहम है जो मैं अहम समझता हूँ कि अहम है, और दूसरी वो है जिसे हमारा मीडिया बहुत ज़्यादा हाइप दे रहा है। पहली पर मैं बात करना चाहूँगा, वो है रिव्यू एक्ट। जो रिव्यू ऑफ ऑर्डर एक्ट था, ये सुप्रीम कोर्ट ने इसको कलअदम करार दे दिया है। इसमें 3 जजेस थे, जिसमें जस्टिस उमर अता बंदयाल, चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर शामिल थे। जस्टिस एजाजुल एहसन ने ये फ़ैसला लिखा है और उन्होंने इस फैसले के तहत कलअदम करार दे दिया है जो हुकूमत ने एक पैंतरा फेंका था, और हुकूमत की कोशिश थी कि नवाज़ शरीफ साहब की जो सज़ाएँ हैं वो माफ़ करवा ली जाएँ और रिव्यू करवाया जाए। जो 184 के तहत जो सुप्रीम कोर्ट का आज खुद नोटिस होता है, उस पर जो फैसले होते हैं उसको रिव्यू करा लिया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये केस और ये जो कानून था, रिव्यू ऑफ ऑर्डर्स एक्ट जो था, इसको बिल्कुल कलअदम करार दे दिया है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये बताया है कि अपील और रिव्यू में फ़र्क होता है, और आज खुद नोटिस जब कोई सुप्रीम कोर्ट लेती है तो उसके हवाले से आप रिव्यू नहीं कर सकते। इस लिहाज से नवाज शरीफ साहब की जो सियासत है, जो दोबारा से पनपने की कोशिश कर रही थी, जो दोबारा से बढ़ने की कोशिश कर रही थी, वो जो है वो ख़त्म हो गई है। और नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अभी तक के लिए सियासत में नहीं आ सकते। लेकिन इसके मद्दे मुकाबिल देखना ये भी है कि क्या इमरान खान की नाअहली पर इस लिहाज से कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे रिमार्क्स याद हैं जस्टिस साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के, कि उन्होंने कहा था कि जब एक शख्स नाअहल हो गया तो वो ताहयात ही नाअहल होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 4-5 साल के बाद दोबारा से अहल हो गया है। तो इमरान खान साहब इसी सूरत में बच सकते हैं, इस केस की सूरत में, इस केस के हवाले से, कि अगर उनकी नाअहली को ख़त्म किया जाता है। और इमरान खान के लिए प्लस पॉइंट ये है कि इमरान खान को डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल नहीं किया है। ये बहुत अहम और बड़ी पेचीदा बात है कि इमरान खान को सिविल कोर्ट ने जो है वो नाअहल किया है, जिसके ऊपर हाई कोर्ट भी है और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट है। तो एक बड़ा लंबा प्रोसेस है जिसके तहत इमरान खान के पास चांसेस मौजूद हैं कि वो अपनी इस नाअहली को ख़त्म करवा सकते हैं। लेकिन चीफ जस्टिस जस्टिस उमर अता बंदयाल, जिनके हवाले से बहुत बात हो रही थी कि वो खामोश क्यों हैं, वो कोई फ़ैसला क्यों नहीं दे रहे, तो उसमें सबसे अहम फ़ैसला तो जो आज आ गया है। इसके अलावा नैब तरमीमी बिल के हवाले से जो इस PDM हुकूमत ने जारी किया था, जिसके बाद बड़े केसेस जो थे वो बंद हो चुके थे। PTI ने और PTI के वकला ने उसके ख़िलाफ़ भी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दी हुई थी, और अब उसका फ़ैसला आएगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल जो है सिविलियंस का, इसके हवाले से भी फ़ैसला आएगा। तो ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं, ये एक दफ़ा फिर से जो है वो एक्टिव होते नज़र आ रहे हैं। अब एक और एक्ट है जो नाअहली से रिलेटेड है, और वो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो इलेक्शन एक्ट है, इलेक्शन एक्ट के हवाले से अभी तक बात नहीं हो रही। अभी तक हमारे यहाँ पर रिव्यू ऑफ ऑर्डर एक्ट्स के हवाले से बात हो रही थी। जो इलेक्शन एक्ट है उसके अंदर जो नाअहली की मुद्दत है वो लिख दी गई है 5 साल। यानी इलेक्शन कमीशन जो है वो खुद नाअहल कर रहा है किसी शख्स को वजारत कौमी असम्बली या सूबाई असम्बली के इलेक्शन के लिए या किसी भी इलेक्शन के लिए वो 5 साल की मुद्दत है। तो या नवाज शरीफ की सेहत पर वो 5 साल असरअंदाज होंगे, और या फिर जो नाअहली ताहयात की गई थी नवाज शरीफ की जस्टिस साकिब निसार, जस्टिस रिटायर्ड साकिब निसार की जानिब से, वो असरअंदाज होगी। अभी ये देखना बाकी है। लेकिन अभी तक जो नज़र आ रहा है कि वो नवाज शरीफ चैप्टर जो है वो क्लोज़ होता नज़र आ रहा है। नवाज शरीफ साहब क्यों वापस नहीं आ रहे, इसकी बड़ी वजह यही है। मैं पहले भी ये बात कर रहा हूँ कि मरियम नवाज़ साहिबा जो हैं वो भी पार्टी से इस लिहाज से नाला नज़र आती हैं, और बिलखसूस नवाज शरीफ साहब नाला नज़र आते हैं कि 16 माह जो है वो उनके भाई की हुकूमत रही है, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत रही है, लेकिन वो अपने केसेस तो माफ़ करवा लिए हैं उन्होंने, लेकिन नवाज शरीफ साहब के जो गिर्द घेरा है वो तंग ही हुआ है, उसमें कमी नहीं आ सकी है। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, मैं आपसे पहले से कह रहा हूँ कि नवाज शरीफ और नून लीग दोनों पर जो है इस्टेब्लिशमेंट एतबार करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इसीलिए नवाज शरीफ साहब के लिए कोई स्केप रूट नहीं निकाला जा रहा फिल वक्त। ऐसी खुदा ना खास्ता अगर कोई बहुत बुरी सूरत हाल होती है, और अगर खान की जानिब से या किसी बड़े स्टेक होल्डर की जानिब से जो है वो पॉजिटिव सिग्नल्स नहीं आते, तो फिर नवाज शरीफ साहब का जो है वो उनके हक़ में फ़ाल निकल सकती है। लेकिन फिर वक्त ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है। सायरा बानो साहिबा GDA की रहनुमा, उन्होंने बड़ा दिलचस्प एक बयान दिया, और उनका कहना था कि जो
रिश्ता करने आए हैं उनको छोटी बहन ज़्यादा पसंद आ गई है। तो छोटी बहन ने जिस तरह से माशाल्लाह निज़ाम चलाया है, और छोटी बहन जितनी सुगड़ है, जितनी अच्छी है, वो ज़्यादा सुगड़ है, और वो जनाब सलामियाँ भी पेश करती है, और वो जगह जगह जी जनाब भी करती है, और खराज तहसीन भी पेश करती है। छोटी बहन को जो है वो गार्ड ऑफ ऑनर देकर रुखसत भी किया जाता है। तो छोटी बहन जो है वो ज़्यादा पसंद आ गई है। लेकिन फिर भी नून लीग को इक़्तिदार दिए जाने के चांसेस बहुत कम हैं, क्योंकि नून लीग की जो कोर टीम थी, जिसमें इसहाक डार साहब थे, मिफ्ताह इस्माइल साहब थे, जिन्होंने मईशत चलानी थी, क्योंकि इस वक्त जो बाकी तमाम जो इदारे हैं, जो बाकी तमाम चीज़ें हैं, वो फोकस नहीं है। वो इस वक्त हमारी ज़रूरत सच नहीं है। मेन ज़रूरत है इकॉनमी। तो एक बड़े चैंपियन थे इसहाक डार साहब, उन्हें बाहर से इंपोर्ट करके लाया गया, और उन्होंने वो तो सारी तनख्वाहें भी ली जो सेनेट की थी। तो वो जो चैंपियन थे, वो चैंपियन साहब जो हैं वो नाकाम हो गए हैं। वो जो परसोना एक बना हुआ था, एक असद उमर साहब के होते हुए भी, और हफीज़ शेख और शौकत तरीन के होते हुए भी, ये एक प्रोपेगेंडा किया जाता था कि इकॉनमी तो सिर्फ इसहाक डार चला सकते हैं, इसहाक डार से बेहतर तो इकॉनमी किसी से चल ही नहीं सकती। तो वो जो एक परसेप्शन बनाने की कोशिश की गई थी नून लीग की जानिब से और जनरल बाजवा, क्योंकि जनरल बाजवा ने 9 माह बाद ही ख्वाजा आसिफ के बकौल उन्हें पैगाम भिजवा दिया था कि हम इनसे जान छुड़वाना चाहते हैं। वो तो कोरोना की वजह से, कोविड की वजह से इमरान खान की हुकूमत 3.5 साल, पौने 4 साल तक चल सकी। तो ये जो प्रोपेगेंडा तब से चला, जैसे ही असद उमर साहब 9 माह का बड़ा ये एग्जैक्ट फिगर है, याद रखिएगा कि इमरान खान की टीम के कोर मेंबर थे इकॉनमी के असद उमर साहब। एग्जैक्ट 9 माह बाद असद उमर साहब से इस्तीफ़ा ले लिया गया था, और वो आप जानते हैं कि इनके कहने पर इस्तीफ़ा लिया गया था। तो इसका क्या मतलब है कि इमरान खान की जो कोर टीम थी उसको 9 माह के बाद ही डिस्टर्ब कर दिया गया था। वो उसके बाद उस तरह से, उस बेहतर, फिर भी उन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। कोविड को जिस तरह से उन्होंने हैंडल किया, उन्होंने जो, मैं आपको सेहत के बारे में बात करूँ, मुराद राज साहब इस वक्त पीटीआई में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने जो असातिज़ा के, सरकारी असातिज़ा के ट्रांसफ़र्स थे, और जो ई लर्निंग थी, उस पर कितना फोकस दिया, ऐप्स बनवाई। आप जाकर कभी पढ़ें, थोड़ी सी रिसर्च करें। मैं आपको आपके सामने रोज़ बयान भी करता रहूँगा कि उन्होंने किस तरह से एजुकेशन की फील्ड में, हेल्थ की फील्ड में बहुत सारे इक़दाम, यकसा निसाब की बात की गई, कुरान मजीद की तालीम की हवाले से बात की गई। इस पर बहुत सी कॉन्ट्रोवर्शियल बातें भी हो सकती हैं, लेकिन वो काम कर रहे थे, वो मेहनत कर रहे थे, वो पॉलिसी मेकिंग कर रहे थे, वो बिल्कुल हाथ पर हाथ धर के बैठे हुए नहीं थे। कोर्सेज चेंज किए गए, जो पिछले, मैं 30 साल से, मैं खुद एक टीचर रहा हूँ, मैं 30 साल से जो कोर्सेज देख रहा था, वो मैंने देखा कि इमरान खान के दौर में चेंज होते नजर आए। खुद मैंने मीडिया पढ़ा है, मीडिया के कोर्सेज और डिपार्टमेंट इमरान खान के दौर में बढ़े, चैनल्स इमरान खान के दौर में बहुत ज़्यादा बढ़े। वो अलग बात है कि वो एक इन्फ्लेशन थी इमरान खान के दौर में। खैर, तो 9 माह का जो फिगर था, उस 9 माह के बाद जो सूरत हाल बनाई गई, उसमें अब इसहाक डार साहब जो हैं, वो नून लीग की जो कोर टीम थी, वो उसका बड़ा परसेप्शन क्रिएट किया गया, लेकिन वो परसेप्शन भी फेल होता हुआ नज़र आया है, और वो अब आगे चलता हुआ नज़र नहीं आता। इसीलिए नून लीग को इक़्तिदार मिलना थोड़ा सा मुश्किल है। इसहाक डार साहब की मुकम्मल कोशिश है, उन्होंने खुद बयान, जिस तरह बंदा खुद कहता है ना कि यार मुझे रख लो, तुम्हारी मेहरबानी, खुदा का वास्ता, अल्लाह का वास्ता, रोटियाँ तो, लोहे तो, लैलन तो, मुझे रख लिया जाए। तो इसी तरह जो इसहाक डार साहब हैं, वो बयानात आज उनका ताज़ा बयान आया कि किसी भी सेनेटर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने में आइन में कोई रुकावट नहीं है। तो वो सेनेटर, वो मतलब कहते हैं कि किसी भी, वो ऐसे बात करते हैं कि किसी भी सेनेटर को, कि वो अपनी तरफ इशारा करते हैं कि किसी भी सेनेटर को निगरान वज़ीर-ए-आज़म बनाने के लिए आइन में कोई रुकावट मौजूद नहीं है। तो लेकिन फिल वक्त जो है वो नवाज शरीफ का जो रिव्यू एक्ट का कलअदम करार देना है, इससे नवाज शरीफ साहब की जो सियासत में वापसी है वो बड़ी दोबारा से क्वेश्चनेबल हो गई है। दूसरी बात, कल से बात चल रही है सीक्रेट एक्ट के हवाले से। एक तो पहले मैं ये वाज़ेह कर दूं कि ये कॉलोनियल दौर का कानून है, 1923 का बनाया हुआ कानून है, जिसमें अंग्रेज़ हुकूमत जो थी वो, उनके स्टेक्स इस मुल्क के साथ नहीं थे, और वो बहुत सी चीज़ें इस मुल्क के बासियों से छुपाते थे कि इनसे टैक्स महसूल लेकर वो कहाँ कहाँ लगा रहे हैं, वो किससे क्या बात कर रहे हैं, इस मुल्क के हवाले से क्या क्या डीलिंग्स चल रही हैं। ये बड़ी अजीब सी सूरत हाल है, और वही एक्ट अभी तक चल रहा है। 1923 का ये एक्ट है जिसमें अब तरमीम की गई है, तरमीम करके भी वो उसको मज़ीद लीथल किया गया है, उसको मज़ीद जानलेवा किया गया है। और वो जो रिव्यू एक्ट है वो उसके तहत अब ये जो साइफ़र लीक हुआ है, अब वो इमरान खान के ऊपर, मैं कल आपको कह रहा था कि अस्करी क़यादत, अगर वो जो है इमरान खान का अस्करी सोर्स से वो साइफ़र आ रहा है और नाम इमरान खान का बार बार ले रही है पीडीएम हुकूमत, तो इसका मुतहर्रिक और इसका मकसद ये है कि इमरान खान के ऊपर सीक्रेट एक्ट लगाया जाए। और सीक्रेट एक्ट जब लगता है तो उसमें गद्दारी के मुकदमे भी होते हैं, और उसमें ये कहा जाता है कि आपने हमारी जो इन्फॉर्मेशन है वो स्पाई की है, जासूसी की है हमारी इन्फॉर्मेशन की। तो ये फिर से एक तरफ और सूरत हाल ले जाई जा रही है। खुदा करे कि ऐसा ना हो, क्योंकि हम पाकिस्तान में जो एक भुट्टो साहब का सियासी कत्ल था, उससे पहले भी जो कत्ल होते रहे लियाकत अली खान का और दीगर रहनुमाओं का, कायद-ए-आज़म की एम्बुलेंस के हवाले से जो बातें आती हैं, और फातिमा जिन्ना के हवाले से जो गद्दारी के फतवे थे और गद्दारी के मुकदमे थे, तो उसके बाद जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का कत्ल हुआ
तो सियासी कत्ल जिसे कहा जा सकता है। तो उसके बाद से मेरा ख्याल है हमें बहुत कुछ सीखना चाहिए था, लेकिन अभी तक हम काफ़ी कुछ नहीं सीख सके हैं। और वो कत्ल और उसके बाद होने वाले तमाम कत्ल जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत को और पाकिस्तान के हालात को मज़ीद दागदार करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि सूरत हाल जो है वो इस तरफ नहीं जानी चाहिए। इसके साथ साथ इमरान खान साहब की जो अडयाला जेल मुंतकिली है, पहले तो ये बात याद रखिए कि इमरान खान को जब जेल हुई थी तो ये कहा गया था कि उन्हें अडयाला जेल ही मुंतकिल किया जाएगा, लेकिन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने आज इस्तफसार किया है, पूछा है चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कि इमरान खान को अडयाला जेल मुंतकिल क्यों नहीं किया गया और उनको अटक जेल क्यों मुंतकिल कर दिया गया। ये इस हवाले से एक अहम डेवलपमेंट है जो इमरान खान के किसी हद तक हक में जाती है। इमरान खान के वकला ने भी कल यौम स्याह मनाया था, जो वकला को तंग किया जा रहा था, और पूरी वकला बॉडी ने यौम स्याह जो है वो मनाया था। और इस लिहाज से इमरान खान के कुछ केसेस जो हैं वो किसी न किसी हद तक रिलीफ की तरफ भी जा रहे हैं। लेकिन जो आज अबूरी ज़मानतें पास नहीं हुई, 7 अबूरी ज़मानत की दरख्वास्तें थी वो मंजूर नहीं हुई बल्कि खारिज कर दी गई हैं। ये एक ख़तरे की घंटी है और वकला को दोबारा से ट्रेनिंग और तैयारी करके पहुँचना चाहिए। इसके अलावा जो मैं दूसरी खबर की बात कर रहा था वो थी बेसिकली बुशरा बीबी की डायरी है जी। ये कोई तिलिस्माती डायरी है, कोई जादुई डायरी है, ये मेरा ख्याल है कोई मतलब है कि तिलिस्म होश रुबा है जो सामने आ गया है। और सबसे मेजर जो मैंने देखा इसके बारे में जो रिपोर्टिंग हो रही है वो सबसे ज़्यादा जो वो कर रहा है समा कर रहा है। वो अलीम खान साहब का चैनल है, बड़े हमारे लिए तो मोहतरम है जी और बड़े अच्छे हैं जी। तो अलीम खान साहब का चैनल समा जो है वो फुल प्रोपोगंडा कर रहा है इस डायरी के हवाले से। मैं सबसे पहले आपसे ये सवाल पूछना चाहूँगा कि क्या ख़वातीन का सियासी मशवरे देना शरई तौर पर नाजायज़ है, कानूनी तौर पर नाजायज़ है, ये किस तौर पर, किस सतह पर नाजायज़ है? और क्या इसमें जो है वो गारंटी है कि इमरान खान जो है वो बिल्कुल बुशरा बीबी के ही कहने में सारे काम कर रहे थे? हो सकता है वो मशवरा लेते हों और यकीनन वो मशवरा लेते होंगे। इंसान अपनी ज़िंदगी के काफ़ी मशवरे अपने बिज़नेस के हवाले से भी लेता है और सियासत तो चूँकि हमारा सबका एक कॉमन इंटरेस्ट है और तमाम लोग जो पाकिस्तान में ख़वातीन हैं वो भी वोट डालती हैं, इलेक्शन में खड़ी होती हैं। मरीम नवाज़ साहिबा खुद एक सियासतदान है, एक खातून सियासतदान है, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा थी। तो क्या ये सब इनका सियासत में होना गलत बात है, या किसी वज़ीर-ए-आज़म का अपनी बीवी से मशवरा, सियासी मशवरा लेना कोई गलत बात है? मैं इसके बारे में कुछ समझ नहीं पा रहा और मैं माजी की तरफ झांकने की कोशिश कर रहा था, माजी को देखने की कोशिश कर रहा था कि कब कब सियासत के और सियासी मशवरे जो हैं वो लिए गए हैं ख़वातीन से। इवन शरई मसले ख़वातीन से लिए जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा बहुत सी अहादीस की रावी हैं, बल्कि मसाइल उनसे पूछे जाते थे, ना सिर्फ अहादीस, शरई मसाइल, फ़िक़ही मसाइल उनसे पूछे जाते थे। तो इसी तरह से खलीफा हारून रशीद की जो ज़ौजा थी वो ने जो है वो सियासी मशवरे दिया करती थी। मलिका नूर जहाँ सियासी मशवरे दिया करती थी। इसी के साथ साथ हमारे यहाँ पर नुसरत भुट्टो साहिबा थी जो कि एक सियासी ख़ानदान से उनका बैकग्राउंड था, और जब वो भुट्टो साहब के साथ उनकी शादी हुई तो वो भी बड़ी एक्टिवेट थी और मतलब है कि वो उन्होंने, और बेनज़ीर साहिबा जब भुट्टो साहब ज़िंदा थे तभी उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बेनज़ीर साहिबा को जो है वो नॉमिनेट किया था पीपल्स पार्टी की नेक्स्ट चेयरमैन। तो ये बात करना और इतनी भोंडे अंदाज में कहना कि वो सियासी मशवरे और कुछ जादू कटूने, हाँ गुफ्तगू पर आप एतराज़ कर सकते हैं। अब मामू का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है, तो जावेद चौधरी साहब हमारे बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अल्लाह उनकी ज़िंदगी दराज करे और उनको जो है वो सेहत कामला और आजला नसीब फरमाए। वो कह रहे थे कि मामू का लफ्ज़ जो है वो जनरल बाजवा के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। ठीक है, हो सकता है वो उनको प्यार से और इज़्ज़तन मामू कहते हो, लेकिन इस पर आप क्वेश्चन कर सकते हैं कि एक साबिक चीफ जस्टिस और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को आप मामू कह रहे हैं। बंदयाल साहब का नाम वो जिस सिर्फ बंदयाल के नाम से कह रहे हैं कि वो लिखा गया, हज़रत अल्लामा मौलाना बंदयाल नहीं लिखा गया। तो इस हवाले से भी आप सवाल कर सकते हैं कि भैया आपके चीफ जस्टिस हैं, लेकिन एक प्राइवेट डायरी जो एक खातून की है और वो अपने घर में लिखती है, हो सकता है वो अपनी पर्सनल बातें लिखती हो, वो कोई अपने ज़ाती मामलात लिखती हो, तो आपको सबसे पहले तो उस डायरी को खोलना नहीं चाहिए था। ये एथिकली मेरा ख्याल है कि ठीक नहीं है। या तो आप ये कहें कि बुशरा बीबी के पास कोई ऐसे राज हैं, आप उनके ऊपर कोई ऐसा सेक्शन लगाएं, कोई ऐसा एक्ट लगाएं कि बुशरा बीबी के पास ऐसे राज हैं और हम समझते हैं कि बुशरा बीबी जो है वो पाकिस्तान की इन्फॉर्मेशन जो है वो लीक कर रही है, तो फिर वो आप डायरी खोलते हुए अच्छे भी लगते हैं। अब आप वो डायरी खोल रहे हैं, किसी की पर्सनल डायरी है और उसमें आपको बड़े को इंकशाफात मिल गए हैं, रैलियों के बारे से बुशरा बीबी ने लिखा कि बड़ी होनी चाहिए। हर सियासी पार्टी चाहती है कि रैली बड़ी हो, प्रेशर क्रिएट करना चाहिए, हर सियासी पार्टी प्रेशर क्रिएट करती है। इसमें नया क्या है? इसमें कुछ नई बात, बुशरा बीबी की शादी से पहले भी, इमरान खान से शादी से पहले भी
क्या इमरान खान सियासत में प्रेशर क्रिएट नहीं कर रहे थे? क्या इमरान खान एक प्रेशर ग्रुप का किरदार अदा नहीं कर रहे थे? क्या इमरान खान की रैलियाँ बड़ी नहीं होती थी? क्या इमरान खान के जलसे बड़े नहीं होते थे? क्या इमरान खान के साथ बड़े वकील नहीं होते थे? क्या इमरान खान के साथ इलेक्टेबल्स आना शुरू नहीं हो गए थे? 11 से आना शुरू हो गए थे। कौन ला रहा था आप सब जानते हैं। तो अब बुशरा बीबी के ऊपर सारा मलबा डाल देना, ये कहाँ की समझदारी है, कहाँ की अक्लमंदी है। और बिल्कुल समा को चाहिए कि थोड़ा सी वज़ादारी का मुजाहरा करें और ख़बरें जो हैं वो थोड़ा सा बेहतर अंदाज में देना शुरू करें। और इस मौके पर मैं जियो को भी याद करना चाहूँगा। मुझे आज तक याद है, जियो बहुत अच्छा चैनल है पाकिस्तान का, BBC मैं उसे कहता हूँ, और बहुत एक अच्छे लेवल का चैनल रहा भी है और अभी भी है। लेकिन जो एक बायस उनका हो जाता है ना, वो बड़ा तंग करता है, वो बड़ा मसला बनाता है। तमाम चैनल बायस है, लेकिन जियो जो है वो इमरान खान के हवाले से कुछ ज़्यादा बायस है। हालांकि जियो के बारे में ये बड़ा सुनने में आता था कि जियो एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। अब तो इमरान के साथ इस्टेब्लिशमेंट नहीं है ना, तो जियो को चाहिए कि अपना बड़ा जो जमहूरियत का चैंपियन था जियो, और जियो कहता था कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट, कहता तो नहीं था, शो कराता था अपनी खबरों से कि हम एंटी इस्टेब्लिशमेंट है। तो अब उसको साबित करें, उसको प्रूव करें कि एंटी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान का साथ दें। आप किसी के साथ नहीं हैं, आप सिर्फ माल के साथ हैं, आप पैसे के साथ हैं, ये बात वाज़ेह है। आप एक बिजनेस मॉडल बन चुके हैं, हालांकि आप एक जर्नलिस्ट मॉडल थे, आप एक बिजनेस मॉडल बन चुके हुए हैं, और आप लोग सिर्फ वो चीज़ देख रहे हैं कि जहाँ से आपको पर्सनल बेनिफिट्स हैं, जहाँ से मीर शकील रहमान साहब के बारे में कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा कि उन्होंने कमर्शियल अराजियाँ कहाँ से खरीदी और दीगर मामला जो हैं वो कहाँ से किए हैं। तो अब जियो जो है, जियो के बारे में ये बात मेरे जहन में बार बार आ रही थी कि जब नवाज शरीफ साहब की पेशियाँ हुआ करती थी 2017-18 में, तो जियो गिना करता था पहली पेशी, दूसरी पेशी, जी 100वीं पेशी पे मियाँ नवाज शरीफ साहब पहुँच गए, 110वीं पेशी पे मियाँ नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहिबा अदालत में आहता में गुफ्तगू कर रहे हैं, और ये है और वो है। तो इमरान खान साहब की कितनी पेशियाँ हो गई हैं जनाब जियो की इंतज़ामिया, ज़रा इनकी भी पेशियाँ गिन के मुझे बताए, केसेस गिन के मुझे बताए। जो आप वो एक फ्रेमिंग करते हैं ना, प्ले अप और प्ले डाउन करते हैं, वो यहाँ भी करें ना सर। हमें पता चले कि इमरान खान की कितनी पेशियाँ हो गई हुई हैं, हमें भी थोड़ी तसल्ली हो कि यार इमरान खान भी कोई पेशियाँ पुशियाँ दे रहा है, हमें भी इस बात का अंदाज़ा हो सके। इसके बाद एक और अहम बात और एक बड़ी अहम डेवलपमेंट है, एक अफसोस का मुकाम है और एक शर्मिंदगी थी जो कि जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा साहब को देखने को मिली कि उन्होंने एक सेमिनार में उनसे ये सवाल पूछा गया, एक कागज़ पे सवाल आया कि आप पाकिस्तान के अदालती निज़ाम और उसके फ़ैसलों से कितने मुतमईन हैं। तो काजी फ़ायज़ ईसा साहब ने ख़ुद जवाब देने के बजाय जो ऑडियंस थी, और काफ़ी सारी ऑडियंस थी, उससे जो है वो पूछ लिया कि भाई आप बताएं, जो लोग समझते हैं कि पाकिस्तान का अदालती निज़ाम ठीक फ़ैसले कर रहा है वो हाथ खड़े करें। और पूरे हॉल में, वो तकरीबन 500-600 लोग या 1000 के करीब लोग होंगे, कम से कम भी 500 लोग उस हॉल में मौजूद होंगे। उस हॉल में एक भी शख्स ने हाथ जो है वो खड़ा नहीं किया, एक भी शख्स ने हाथ नहीं खड़ा किया जो कहता हो कि पाकिस्तान में अदालती फ़ैसले जो हैं वो ठीक हो रहे हों। ये हमारे अदालती निज़ाम पर, हमारी अदालतों के क्या कह सकते हैं, मैं वो लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना चाहता कि वो कहाँ पर एक जो है वो एक रसीद किया गया और क्या रसीद किया गया है, लेकिन ये बहुत सोचने की बात है। और अब काजी फ़ायज़ ईसा साहब आगे हमारे चीफ जस्टिस बनने जा रहे हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो अपने फ़ैसलों से ये इंप्रेशन गलत साबित करेंगे कि पाकिस्तान की अदालतों में गलत फ़ैसले हो रहे हैं, बल्कि वो ये साबित करेंगे कि पाकिस्तान की अदालतें जो हैं वो आइन और कानून के साथ खड़ी हैं और मज़लूम के साथ खड़ी हैं और वो ठीक फ़ैसले देती हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद।